Hello everyone, I'm Shahbaz and today we are discussing about light, shadow and reflection. हम लोगों ने लास्ट टाइम लाइट एंड शेडो कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की। लाइट और शेडो कंप्लीट हो गया था। शेडो मैंने लास्ट टाइम बताया था, शेडो के दो पार्ट्स बता दिए थे, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा मीन्स कंप्लीट डार्क, पेनम्ब्रा मीन्स ऑलमोस्ट डार्क। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये टॉपिक क्लास 6 में है, 7th में आएगा, 8th में आएगा, 10th में आएगा, 12th में भी आ जाएगा। तो यहाँ से लेके वहाँ तक सेम टॉपिक है, तो एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की टेंशन खत्म। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं? ये मार्कर को, ये डस्टर को, इन सबको आप देख पा रहे हैं? क्यों देख पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? कि यहाँ पर हर जगह लाइट जली हुई है। आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। फर्स्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अगर मैं इस रूम की सारी लाइटें बंद कर दूं तो क्या आप मुझे देख पाओगे? आंसर इज नो, क्योंकि लाइट होगी ही नहीं। तो जो लाइट होगी ही नहीं तो मेरी बॉडी से कौन टकराएगा? ठीक है, तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है मतलब क्या होगा? मेरी बॉडी से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी बात करो, इस पर क्या हो रहा है? आपको विजिबल हो रहा है, ये मुझे भी विजिबल है। लाइट आ रही है, टकरा रही है, और जिस बॉडी से लाइट टकरा रही है मेरी आइज में एंटर कर रही है। मतलब ये मुझे क्यों दिख रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये सोचो कि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मुझे ये इसका ब्लैक वाला सरफेस दिख रहा है। क्या मुझे इस डस्टर का बैक वाला पार्ट दिख पा रहा होगा अभी? क्या मुझे इस डस्टर का बैक वाला पार्ट दिख पा रहा होगा? क्योंकि लाइट जो आ रही है इससे टकराकर, इस ब्लैक वाले सरफेस से टकराकर मेरी आइज में एंटर कर रही है, इस ब्लैक वाले सरफेस से टकराकर मेरी आइज में एंटर कर रही है। अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इस बैक वाले पार्ट को देख पाऊंगा? आंसर इज नो, क्योंकि बैक वाले पार्ट से जो लाइट टकराएगी वो ऐसे घूम के नहीं आती, क्योंकि मैंने बोला था लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। हाँ, अगर पीछे कोई वहां कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, आप लोग बैठे हुए वहां पर, तो डेफिनेटली आप पीछे वाला पार्ट देख पाओगे, लेकिन मैं पीछे वाला पार्ट नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है? आपका स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर। तो वो लोग, वही चीज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, जब लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, स्ट्राइक ऑन द सरफेस एंड रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। देखो, ये जो सेम मीडियम वर्ड है बड़ा ही काम का है। लाइट का आना, टकराना, और टकराकर सेम मीडियम में वापस लौट जाना, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए इस बोर्ड से लाइट टकराकर आपके आइज में एंटर कर रही है, मेरी आइज में एंटर कर रही है, क्योंकि मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं। जिसको भी देख पा रहा हूं उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे कि लाइट टकरा रही है और रिटर्न कर रही है इन द सेम मीडियम। इसका मतलब क्या है? आप ये बताओ, ये बोर्ड और मैं और आप किस मीडियम में है? मीडियम, वैक्यूम, एयर, लिक्विड एंड ग्लास। कौन सा मीडियम दिख रहा है आपको यहां पर? मेरे हिसाब से हम सब लोग एयर मीडियम में। आप ये मत समझो कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप ये देखो कि आप लाइव क्लास में सामने बैठो, ये फील करो। ठीक है, फिर देखो कि यहां पर मीडियम कौन सा आ रहा है आपका? मीडियम कौन सा है हमारे बीच में? एयर मीडियम। अब आप बताओ, लाइट यहां पर टकरा रही है, टकराकर वापस मेरी आइज में एंटर कर रही है, क्या हम दोनों के बीच में मीडियम चेंज हो रहा है? आंसर इज नो। मीडियम तो सर यहां भी एयर है, यहां भी एयर है। मैं ऐसा थोड़ी कि स्विमिंग पूल में जंप करके फिर बोर्ड देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी एयर में खड़ा हूं, ये भी एयर में है, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट याद कर लेना, बड़ा काम का है। When a ray of light strike on the surface and return back in the same medium, लाइट का आना, टकराना, टकराकर सेम मीडियम में वापस चले जाना, उसी मीडियम में लौट जाना, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन। ये बस डस्टर है, हम सब लोग देख पा रहे हैं, लाइट आई, टकराई, सेम मीडियम में वापस लौट गई, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए, जब लाइट आ रही है तो इस आने वाली रे को मैंने क्या बोला? आई। आई मतलब क्या होगा आपका? इंसिडेंट रे। आने वाली रे को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल आई से, मैं इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करता हूं। आने वाली रे क्या होगी आपकी? इंसिडेंट रे। ठीक है, जो सर आ रही है वो इंसिडेंट रे है, उसके बाद जो जाएगी टकराकर वो कौन सी रे होगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। और इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम? आने वाली रे इंसिडेंट रे, जो आएगी, सिंपल सी बात है, आएगी नहीं तो टकराएगा कौन और जाएगा कौन? तो आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में जो मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है ना, इस लाइन को मैं बोलता हूं नॉर्मल। इसका खेल अभी समझेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं कि नॉर्मल क्यों आया। मुझे किसी ने हमें कहा है कि अगर लाइट पे आपको अच्छे से कमांड करना है तो नॉर्मल को पकड़ के रखो, ध्यान रखो कि नॉर्मल क्या है, कैसे बनेगा नॉर्मल। बिना नॉर्मल की लाइट बेकार, पूरा का पूरा लाइट बेकार।
तो नॉर्मल को ध्यान रखना है, नॉर्मल बनाए, इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं थोड़ी देर में। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। मैं ध्यान से देखूँ तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाओ कौन सा एंगल है आपका, एंगल आई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलूंगा एंगल आई को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, क्या बोलूंगा इसको मैं, एंगल ऑफ, मुझे लगता है जगह सही नहीं है ये, मैं यही लिख देता हूं नीचे, क्या होगा आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई को क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपसे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे कि सर ये एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, हाँ वही तो है। दूसरा क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसका डेफिनेशन आप बना सकते हो, क्या बोलोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं किसके बीच में, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल किसके बीच में दिख रहा है आपको कि सर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, काम खत्म। बात समझ में आ रही है, ये भी एंगल सही है। थर्ड देखते हैं, ये भी एक एंगल है, इसको बोलते हैं जी एंगल आई। जी एंगल आई को बोलते हैं हम लोग ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला मैंने इसको, जी एंगल आई मतलब ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो किस किस के बीच में एंगल बन रहा है ये कि सर ये इंसिडेंट रे एंड ये जो सरफेस है इसको मिरर बोलते हैं हम लोग। मिरर मतलब मिरर बोल दो या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, एक ही बात है। तो ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये इंसिडेंट, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो कौन सा सरफेस है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस के बीच में जो एंगल है वो कहलाएगा ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलूंगा जी एंगल आई। अब यार सिंपल सी बात है कि अगर ये जी एंगल आई होगा तो ये क्या होगा, ये जी एंगल आर होगा और इसको मैं क्या बोलूंगा, जी एंगल आर को ग्लेंस एंगल ऑफ, अरे बनता है कि नहीं भैया, देख लो ये ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब इसका स्टेटमेंट क्या बोलोगे, साफ साफ फिगर को याद रखो, सब अपने आप निकल कर आ जाएगा। कुछ भी याद नहीं रखना, क्या बोलना है कि सर ये एंगल है रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस के बीच में, वही तो दिख रहा है। ये एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये एंगल है इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में। कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है, दिख रहा है साफ साफ। नाम दे दिए इनको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने नाम दे दिए इनको, ठीक। आगे बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि नॉर्मल क्या होता है। देखो मैं आपको यहां समझाता हूं कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बेसिकली एक तरह का फोर्स है, नॉर्मल क्या एक तरह का फोर्स है। ऐसा कहा है, समझते हैं इसको। मान लेते हैं रैंडम सा कोई सा भी सरफेस है और एक बॉडी है, ब्लॉक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब सरफेस पे नहीं रखा हुआ। एग्जाम्पल के लिए सरफेस है आपका और ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब सरफेस पे नहीं है, सरफेस से ऊपर है, मतलब अभी ये ब्लॉक सरफेस से कॉन्टेक्ट में नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि ब्लॉक सरफेस से कॉन्टेक्ट में आ गया, और जब ब्लॉक सरफेस के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो क्या मैं ब्लॉक को ऐसे बना सकता हूँ, यस। तो फिजिक्स में ऐसा कहा है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो नॉर्मल फोर्स लगाती है। मतलब ऐसा होगा कि जब ये कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसके परपेंडिकुलर कहाँ लगेगा, नॉर्मल। मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर जब बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगी तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, सरफेस के, ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो आपकी सरफेस इस तरह की है और मैंने ब्लॉक को इस तरह चिपका दिया इस पर। अब बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा कि सर सिंपल सा काम है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये लो सरफेस के परपेंडिकुलर बना दिया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सरफेस का परपेंडिकुलर बस सीधा बना दो, अपना काम हो जाएगा। ये क्या है अपना इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक ब्लॉक रखा, नॉर्मल कहाँ बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस कौन है, ये रहा, इसके परपेंडिकुलर ये रहा। अब आप देखो कि कब लगा नॉर्मल, कि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आई। यहां आ जाओ, ये सरफेस है, इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक नहीं होती तो क्या नॉर्मल बनता, आंसर इज नो। लेकिन जैसे ही इंसिडेंट रे टकराई, सबसे पहला काम टकराते ही क्या बनना है, नॉर्मल। और कहां बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है। जैसे ही टकराई क्या बनेगा, कहां बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, दिख रहा है,
ठीक है, आप तो ये छोड़ो, आप तो मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये लो, मैं यहाँ पर इंसिडेंट डाल देता हूँ, ये मेरी इंसिडेंट आ गई। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता लगेगा कि कौन सी रे आ रही है कौन सी रे जा रही है। मैंने इंसिडेंट डाला, अब इंसिडेंट डालते पहले क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल कहाँ बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर दिख रहा है, और फिर ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, पहले इंसिडेंट रे और जैसे ही टकराई नॉर्मल, नॉर्मल के बाद बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जब भी टकराएंगे कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल कहाँ बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस सरफेस का परपेंडिकुलर ढूंढना है, नॉर्मल अपने आप बन जाएगा। अब सोचो कितना आसान सा काम है लाइट में। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, इंसिडेंट रे बताई, आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली रे, नॉर्मल क्या बताया, परपेंडिकुलर, बाकी सारे एंगल है, और ये सब क्या है, ये लाइन क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर। हम लोगों ने जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर किया हुआ है वो मिरर को ही लिया हुआ है। ठीक है, तो आप भी मिरर बोल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वैसे तो रिफ्लेक्शन हर जगह से हो रहा है। मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूँ, मैं आपसे बोलूँ क्लास में सवाल पूछूं कि इस रूम से बताओ रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, आप बोलोगे सर हर जगह से। क्या बोलोगे आप, हर जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, हर जगह से, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, हर जगह से रिफ्लेक्शन होगा। मैं कहता अच्छी बात है, तो स्पेशली मिरर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ बेस्ट जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, आपका मिरर से। इसलिए हम लोग यहाँ पर मिरर काम में लेते हैं। और अगर आपको मिरर वर्ड पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं जा रहा हूँ कुछ लॉज पर। लॉ है, कुछ रूल है मेरा लॉ रिफ्लेक्शन। पहला रूल है एंगल आई इज इक्वल टू, पहले सॉरी रूल नंबर 1 यार, सिंपल सी बात है, कोई कंसेप्ट है तो रूल तो बनेंगे। तो इसका रूल क्या है, पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए इसको, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। क्या ये एक ही प्लेन में लाई कर गए, एक ही प्लेन में दिख रहा है आपको? ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है, क्या ये एक ही प्लेन में दिख रहा है? यस। अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या कभी ऐसा होगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये मान लो इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, नॉर्मल यहां पर बन गया और रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल कर आ गई, आपके मुंह पे आगे लगी, मेरे मुंह पे आगे लगी, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब प्लेन चेंज हो जाएगा, कैसा हो सकता है? आंसर इज नो। रूल है तो रूल कभी ब्रेक नहीं होंगे। इंडिया पर नहीं है, ट्रैफिक के रूल यहाँ ब्रेक होते हैं, यहाँ नहीं होंगे कोई भी रूल, ये फिजिक्स है। इंसिडेंट रे इधर आएगी, ये नॉर्मल बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे बेंड होके और खुबाच घुस जाए, ऐसा नहीं होगा। सीधा क्या होगा, जिस प्लेन में आ रही है उसी प्लेन में बनेगी। भले आप प्लेन चेंज कर लो लेकिन प्लेन एक ही रहेगा कॉमन। देखो ये पूरा एक बोर्ड एक प्लेन है, दिख रहा है प्लेन। अब इस प्लेन को, ये प्लेन कॉमन है, इसमें से लाइट बाहर नहीं आएगी, इसी में घूमेगी फिरेगी, वो कैसे भी घूमे लेकिन प्लेन यही रहेगा, प्लेन चेंज नहीं होगा। तो मेरा जो पहला रूल था वो यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगी, चाहे वो इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो। सेकेंड नंबर रूल है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एग्जाम्पल के लिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये आपका मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है। मान लिया मैंने 30 डिग्री है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल आई है, तो ये कौन सा एंगल होगा? एंगल आर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एंगल आई, क्वेश्चन में गिवन है एंगल आई का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर? सर आपने बोला है, रूल है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अब एंगल आई एंगल के बराबर होगा, इसका मतलब जितना वैल्यू ये होगा उतना ही ये भी होगा। है समझ में आ गया? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन है, मैंने क्या बोला था, ये नॉर्मल जो था वो क्या था? सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं इसका एंगल निकालूं यहां से, तो इसका एंगल कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। अब आप ये देखें कि ये पूरा 90 है, समझना, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये कितना है आपका? 30। अरे यही तो लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, अब ये 30 है, ये 90, तो ये वाला कितना बचेगा? 90 माइनस 30 मतलब कितना? 60। ये वाला वैल्यू कितना होगा आपका? 60। बड़ा आसान सा काम है। मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। यहां पर मैंने ये वैल्यू कितना निकाला? 60 डिग्री। देखिए मतलब अभी आपका जो वैल्यू है, ये वाला पार्ट ही कितना है? 60 डिग्री। अच्छा ये 60 है, इधर का देखो ये भी कितना आएगा आपका? 60 डिग्री। मतलब आपसे इस क्वेश्चन में सवाल पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई? 30 डिग्री।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री, सब क्लियर है। ठीक है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरह के 2-4 सवाल और करते हैं और एग्जाम्पल लेंगे ना, वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं यहां पर आपका, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ द वैल्यू ऑफ एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने क्वेश्चन बोला कि एंगल आई एंड एंगल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस बोला हुआ है, एंड नहीं बोला हुआ, ध्यान रखना, प्लस बोला हुआ है, मतलब ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पूरा मिलाकर 60 डिग्री। अब मैं आपसे फिर से कोई सा भी सवाल पूछ सकता हूँ क्या? देखिए ये कितना होगा अकेला, भैया ये 60 है तो ये कितना होगा 30, अब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 60, ये लो, बड़ा आसान सा काम है, समझ में आ रही है बात? रोको और फिर से क्वेश्चन कर लो, एक आध सवाल और कराते हैं। बड़े आसान है, मतलब इस तरह के सवाल टिपिकल नहीं आते। ये आपका नॉर्मल है परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला वैल्यू दे दिया आपको 40, ये वाला वैल्यू 40 गिवन है। अब बताओ ये वैल्यू है कौन सा, पहले तो ये ढूंढो, तो आपको पता लगेगा आपको ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सरफेस से इसका एंगल कितना होता है आपका, ये वाला एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा, आप ये देखें कि ये पूरा 90 है। ठीक है, यहां से ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू 40 है, तो ये वैल्यू कितना बचेगा, अरे 90 माइनस 40 मतलब 50, ये 50 डिग्री हो गया आपका, समझ में आ रही है बात? अब ये 50 डिग्री है तो बचे हुए सारे एंगल में निकाल सकता हूं। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं कि चारों में से अगर एक भी एंगल दे दे तो अपना काम हो जाएगा बड़ा आसानी से। ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा 50 डिग्री, ये कितना होगा आपका 40 डिग्री, ये लो, समझ में आ रहा है बात? आप कोई सा भी रैंडम एंगल ले लो, सब कर सकते हो आप, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ये वीडियोस देखिए पॉज कर करके, डेफिनेटली समझ में आएगा। हाँ, ध्यान रखना जरूरी है कि ये मेंशन जरूर करना कि इंसिडेंट रे कौन सी है एंड रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, अगर ये गड़बड़ हो गई तो फिर सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेंशन करना मैंडेटरी है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे मैं देखता हूँ, यहाँ पर मेरा ये लॉ था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब बात करते हैं छोटे से नोट की। नोट क्या बोल रहा है कि इसी के बाद ये आएगा नोट कि इफ द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक नॉर्मली, नॉर्मली मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब फिर से वही होता है आपका परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब वही, नॉर्मल वाली बात कर रहा है, नॉर्मल मतलब क्या आएगा परपेंडिकुलर। देन इट रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम पाथ। इसमें इसने क्या बोला ध्यान से देखते हैं। ये आपका मिरर है, मतलब सरफेस आपका, यहां पे इसने बोला कि लाइट ऐसे आ रही है। पहले हमारी लाइट कैसे जा रही थी, किसी एंगल पर ऐसे, और फिर यहाँ पे नॉर्मल बन रहा था और ये रिफ्लेक्टेड बन रही थी। लेकिन अब इसने क्या बोला कि लाइट ऐसे आ रही है। ओके, आने दो। अब जब तक लाइट टकराएगी नहीं तो क्या नॉर्मल बनेगा, नहीं। जैसे ही लाइट सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो क्या नॉर्मल बनेगा, हाँ। और नॉर्मल कहाँ बनेगा कि सर वही परमानेंट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आप देखें कि यहाँ पर आने वाली रे, इंसिडेंट रे जो है वो भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। तो मुझे एक बात बताओ कि इस सिचुएशन में एंगल आई कितना है, इस सिचुएशन में एंगल आई कितना है, मतलब एंगल आई मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कितना है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कितना है इस सिचुएशन में, कितना दिख रहा है कि सर दोनों के दोनों ऐसे हैं, ये ऐसे हैं दोनों के दोनों। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है कि सर 0 डिग्री, मतलब एंगल आई का वैल्यू कितना है 0 डिग्री। अब एज पर द रूल एंगल आई मैंने सुना है एंगल आर के बराबर होता है, समझ रहे हो? अब एंगल आई का वैल्यू अगर 0 है तो एंगल आर का वैल्यू भी कितना होगा 0। अरे लिखा हुआ है, रूल है भाई साहब। तो यहां पे सिचुएशन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। कब? जब आपकी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली सरफेस पर स्ट्राइक करे,
तो ये एंगल आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल आर, और फाइनली जीरो। इज दैट क्लियर? ये भी एक कंसेप्ट है अपना छोटा सा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इस केस में, है ना। एंगल आई अगर जीरो होगा तो एंगल आर भी जीरो होगा, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज आपका ये मिरर है, घरों में सबके होता है, मेरे भी है। ये मिरर इमेज हम लोग यहाँ बना रहे हैं। मैं अगर किसी की मिरर इमेज बनाऊँ तो कैसे बनती है, मान लो ये जे है, अब जे की मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसे बनेगी मिरर में, ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये हमें बनाना आना चाहिए, मिरर इमेज कैसी बनती है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस, देखा है कैसे लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है ना, ताकि मिरर में जाकर सीधा दिखे वो। अगर मैं मान लो ये मिरर मेरे सामने रखा हुआ है और मैं मिरर में ये वाला हाथ ऊपर करके हाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, उसका अपोजिट साइड, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो ये होता है कि मिरर इमेज में लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज। क्या बोला, मिरर में जब देखोगे तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज के राइट साइड में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा ऑब्जेक्ट टू मेरा राइट हैंड ये है, तो उसके लेफ्ट हैंड में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट साइड ऑफ मेरा ये पॉकेट है, पॉकेट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, किस में दिखेगा, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज। मैं दो चार सवाल और कराता हूँ यहाँ पर मिरर इमेज के। मान लो ये ए है तो ये तो एज इट इज दिखेगा। अगर मैं मान लो बी है तो बी कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा मिरर इमेज। तो हमें सबकी मिरर इमेज बनाना आना चाहिए। मैं कुछ और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, इनको रोक रोक के आप बनाकर देख लें और फील करें कि ये सही बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं। मैं रैंडम से और दो चार सवाल लूँगा यहाँ पर मिरर इमेज के। ये आपका मान लेते हैं मिरर है, मैंने एक एरो बनाया, तो क्या यहाँ पर ये एरो एज इट इज दिखाई देगा, लेकिन यही एरो अगर मैं ऐसे बना दूँ तो क्या ये एरो मुझे मिरर में ऐसे दिखाई देगा। अगर ये एरो मिरर में ऐसे बनाऊंगा तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। सोच लो, समझ रहे हो। मैं और क्या ले सकता हूँ, Z फॉर ज़ेब्रा कैसा दिखेगा, सॉरी ऐसा। P कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये इसकी मिरर इमेजेस सभी अल्फ़ाबेट के आप बना सकते हो, कोई इतना बड़ा मतलब रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं आए तो आप फिर भी एक दो बार पॉज करके देखिए, अदरवाइज टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं।